आज कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में या गैंग रेप और मर्डर केस में एक बड़ा अहम दिन था और वजह ये थी कि आज ही सीबीआई को अब तक की अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट, यानी अब तक उसने क्या क्या जांच किया, उस जांच में क्या पाया, उसे क्या लगता है, ये सीबीआई के सामने रखनी थी। कल शाम को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके रजिस्ट्रार टेक्निकल एक मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि इस पूरी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर और यूट्यूब पर। तो मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग का इंतज़ार कर रहे थे और मैं सुबह से ही 10:30 का टाइम था, हालांकि लेट शुरू हुआ क्योंकि उससे पहले 2-4 और केसेस की सुनवाई हुई। खैर, उन सारी केसेस की सुनवाई के बाद अब कोलकाता केस की सुनवाई शुरू होती है। 3 जजों की बेंच, 3 जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र, ये 3 लोग थे। बहुत सारे हम लोग बहुत हमेशा सोचते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों को शायद मौका ना मिला हो कभी कोर्ट की कार्रवाई देखने की, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन था ये कि अदालत कैसे काम करती है, अदालत में क्या होता है, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में कैसे होता है, जज साहब कैसे बैठते हैं, वकील क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, लोग कहाँ क्या कहते हैं। तो उनके लिए एक नया तजुर्बा था। तो अब हाईटेक हो गया है, तो सारे लैपटॉप और टैब, पैड, उस पर ही सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज होते हैं। तो खैर, ये कार्रवाई शुरू हुई। कोलकाता पुलिस ने जो लापरवाही की या फिर जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो वायलेंस हुआ, उन सब के बीच में बातचीत हुई और फिर अचानक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अब स्टेटस रिपोर्ट को पेश किया जाए। जो सरकार की तरफ से वकील थे वो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से वो जाने माने वकील कपिल सिब्बल, जो पॉलिटिशियन भी रहे, MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, खुद एक कानून मंत्री रहे वो। तो दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए थे। इसके बाद वो वक्त आया जब कहा गया कि CBI को सौंपी। अब वो स्टेटस रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में दी गई और वो रिपोर्ट ऐसी थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए वकीलों तक को नहीं दी गई थी, न बताया गया, क्योंकि बहुत ही गोपनीय था, सीक्रेट था। अब उस स्टेटस रिपोर्ट को चीफ जस्टिस खोलते हैं, उसकी 3 कॉपियां थी, क्योंकि 3 जजों की बेंच है। तो जब ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा जज हों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कहते हैं, तो जितने भी जस्टिस बैठे हैं आपको सबको एक एक कॉपी देनी पड़ेगी। तो यहाँ 3 जजों की बेंच, तो 3 सील बंद लिफाफे में CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। अब इसके बाद अगले काफ़ी देर तक तीनों जस्टिस उस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ते रहे खामोशी से। अदालत बैठी हुई थी। अब इस रिपोर्ट को इसलिए खामोशी से पढ़ा जा रहा था ताकि कोई सुने नहीं या समझे नहीं कि इस रिपोर्ट में है क्या। पूरी रिपोर्ट काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद फिर सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और बीच में सारी चीज़ें होती रहीं। पोस्टमार्टम कब, पंचनामा कब, DD एंट्री कब, अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट कब, लाश कब सौंपी गई, FIR कब दर्ज हुई, ये सारी चीज़ें। आखिर में इस कोर्ट की कार्रवाई के आते आते जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो ऑनरेबल कोर्ट से कहते हैं कि ये जो आपको स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील करके अपनी कस्टडी में रख लीजिएगा ताकि ये स्टेटस रिपोर्ट आम ना हो और किसी के हाथ ना लगे। अब ऐसा क्यों? तो चूंकि अभी मामले की जांच जारी है और ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद मांगा था कि अब तक CBI ने क्या किया, इसीलिए इसको सीलबंद लिफाफे में दिया गया था और ये तीनों अपने जस्टिस ने पढ़ने के बाद इसको लिफाफे में वापस डाला, इस स्टेटस रिपोर्ट को सील लगाने के लिए जो उनके स्टाफ ने दिया, और अब ये रख दिया गया। मतलब ये किसी को पता नहीं कि इस स्टेटस रिपोर्ट में CBI ने क्या कहा। ये पूरी कोर्ट की कार्रवाई हो गई। अब पूरे देश की नज़र थी, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था यूट्यूब चैनल पर, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर, अलग अलग न्यूज़ चैनल पर। हम जैसे तमाम लोग इसको सुन रहे थे कंटिन्यू। 2 शिफ्ट में, लंच से पहले सुनवाई हुई, लंच के बाद भी हुई। लेकिन हर एक को उम्मीद ये थी
कि शायद कुछ स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंश, कुछ हिस्से पढ़े जाएं, बताए जाएं। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब स्टेटस रिपोर्ट को लेकर कुछ मन में सवाल भी आया, तो तीनों जजों ने ये कहा, या जस्टिस ने अलग अलग दोनों तरफ के वकील से, कि अच्छा सिर्फ ये इतना, ये 2 लाइन आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। अब वो लाइन क्या है नहीं मालूम किसी को, तो ये गोपनीय रखी गई ताकि आगे जांच पर इसका असर न पड़े। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया, स्टेटस रिपोर्ट वापस चली गई। अब 5 सितंबर को अगली तारीख दी गई जिसमें फिर से सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट देगी। एक चैप्टर खत्म कहानी का। अब दूसरा ये हुआ कि आज शाम को उसी सुप्रीम कोर्ट में ये पूछा गया कि भाई अक्यूज्ड का, यानी कि संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया? उन्होंने कहा हो गया। उन्होंने कहा डॉक्टर जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनका हुआ? तो जो सरकार के वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हमने सियालदा कोर्ट से इजाज़त मांगी है, क्योंकि पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए या नार्को टेस्ट के लिए अदालत की इजाज़त ज़रूरी होती है। तो अभी इजाज़त नहीं मिली। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट को बताया, सियालदा कोर्ट को, कि ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए? उन्होंने कहा साहब कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का असर था कि दोपहर को ये जिक्र हुई। शाम होते होते सियालदा कोर्ट ने कहा कि भैया आ जाओ, ले आओ उनको। तो अब सीबीआई आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल और साथ साथ 4 और जूनियर डॉक्टरों को सियालदा कोर्ट लेकर गई है। शायद उनका वहां पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। अब वो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट रिटर्न में कल तक आएगी। तो ये दूसरी चीज हो गई। अब सवाल ये है कि इस स्टेटस रिपोर्ट की गोपनीयता तो सील लिफाफे में है, लेकिन हुआ क्या? सीबीआई ने क्या जांच की और सीबीआई ने क्या पाया? अब आपको सीबीआई सोर्सेस के हवाले से ये बताता हूं कि ये मामले में हुआ क्या है। शायद आप चौंकेंगे। हालांकि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था, जो जिस तरीके से पैटर्न चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि जो उन्होंने अब तक जांच की, क्राइम सीन की, कोलकाता पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की, जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसमें कौन कौन लोग हैं, इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और फिर जो एक चीज आनी थी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट, जो CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता ने सीबीआई को सौंप दी, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था। और मैंने कल आपसे कहा था कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में दे देनी चाहिए थी। 2 दिन में नहीं मिला, क्योंकि ये CFSL को भेजा गया था 10 अगस्त को, कल 21। लेकिन ये रिपोर्ट मिल गई। मैंने साथ ही ये भी कहा था कि शायद फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी ने रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है, लेकिन सीबीआई ने इसका खुलासा नहीं किया, क्योंकि भाई उनको ज़रूरत भी नहीं लगी कि क्यों मीडिया में खुलासा करें। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट भी गई। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सीबीआई ने सारी कड़ियों को अभी तक जोड़ा। जो खुलासा है वो ये है कि पूरा मामला रेप एंड मर्डर का है। अब रेप एंड मर्डर का मतलब ये हुआ कि जो पिछले 10 दिनों से एक सवाल उठ रहा है, लोगों का गुस्सा भी उसी को लेकर है कि ये गैंग रेप का मामला है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने और जो सीन ऑफ क्राइम की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद 2 अहम ऐसी चीज़ें सीबीआई को मिली, जिसके बाद सीबीआई ये मानकर अब चली कि मामला गैंग रेप। सीबीआई सोर्सेज ने जो बताया उसके हिसाब से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उसमें जो सैंपल लिए गए थे जूनियर डॉक्टर के वेजिनल स्वैब और स्लाइड, मैंने डिटेल में कल आपको बताया था कि कैसे डीएनए की प्रोफाइलिंग से ये पता चलता है कि रेप है या नहीं है, या सिर्फ रेप है या गैंग रेप है। तो सेम वही हुआ था। यहाँ एक्यूज भी सामने था, संजय राय, जो 9 अगस्त को ही गिरफ्तार हो चुका था। तो विक्टिम की जो डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया उस सैंपल के जरिए, और संजय राय के ब्लड सैंपल से जो उसका डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया, विक्टिम की बॉडी से मिले डीएनए प्रोफाइल में संजय राय का डीएनए प्रोफाइल मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेप करने वाला कोई और नहीं, संजय राय ही था, क्योंकि विक्टिम के प्राइवेट पार्ट्स पर सैंपल आने का मतलब है कि वही था। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये रेप है।
अगर वही डीएनए प्रोफाइल संजय रॉय के अलावा और 2-3 अनजान लोगों के आते तो इसका मतलब था ये गैंग रेप है। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विक्टिम के डीएनए प्रोफाइल में सिर्फ एक ही प्रोफाइल मिला है, अपना उस विक्टिम को छोड़कर, और वो है संजय रॉय का प्रोफाइल। तो इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये मामला रेप का है। उधर सीसीटीवी फुटेज में जब सीबीआई ने सारी चीज़ें दे दी गई थी, सीडी भी दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट में बताया भी गया क्राइम सीन का, तो सारी वीडियोग्राफी हुई थी, तो वो सीडी भी सौंप दी गई थी। कोलकाता हाई कोर्ट में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपी थी वो सीडी। तो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज की सारी तस्वीरें हैं उस रात की 9 अगस्त की, उस 9 अगस्त में संजय के अलावा उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर तीसरी मंजिल पर आरजीकर अस्पताल की ये सेमिनार हॉल है, वहां से कुछ और लोग जाते हुए दिखाई दिए। तो बाकी लोग भी शक के घेरे में होने चाहिए। लेकिन जब उस सीसीटीवी फुटेज में उन और लोगों को देखा गया जो संजय राय के अलावा था, तो उसके बाद ये पाया गया कि हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में, अलग अलग इमरजेंसी और उसमें जो लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे 3rd फ्लोर पे, वो अगले 3 से 5 मिनट में दूसरी जगह पर मौजूद थे, और उनकी वो मौजूदगी दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद है जो अस्पताल के बाकी जगहों पर लगी हुई थी। तो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर तीसरी फ्लोर से जितने लोग गुजरे वो कहीं और मौजूद हैं, इसके दस्तावेजी सबूत हैं सिवाय के, और वो था संजय राय। संजय राय के तीसरी फ्लोर पर जाने और आने के बीच में करीब 40 मिनट का गैप था, और वो उसके अलावा कहीं और कैमरे में कैद नहीं हुआ जिससे ये पता चल सके कि वो एक साथ कई जगह पर था। तो वो तीसरी फ्लोर पर ही था। तो ये सीसीटीवी फुटेज एक बहुत अहम सबूत साबित हुआ कि संजय रॉय था, और बाकी सीसीटीवी तस्वीर को जो पुख्ता बनाया वो फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बना दिया। और साथ में एक तीसरी चीज़, जो मौके से ब्लूटूथ नेकबैंड मिला था वो संजय रॉय के फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्ट हो गया था, और उस पर और बाकी चीज़ों पे कुछ जगह पे जो मौका वादा से फिंगरप्रिंट्स जो मिले वो भी संजय रॉय के थे। और भी फिंगरप्रिंट्स मिले बहुत सारे लोगों के, क्योंकि क्राइम सीन तो खुला हुआ छोड़ दिया गया था। लेकिन जो मेन चीज़ था, जो मौके पर उसने अपनी निशानी छोड़ दी थी, छोड़ी या भूल गया या गलती से रह गया, छीना झपटी में गिर गया, तो ये चीज़ें ये क्लियर कर गई कि वो संजय राय ही था जिसने डॉक्टर के साथ रेप किया। और इसने ये इस बात को भी साबित कर दिया जो सवाल अभी तक चल रहा है कि रेप या गैंग रेप। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीबीआई सोर्सेस के हवाले से अब तक की उनकी 8 दिनों की जांच के बाद इस सवाल का जवाब सामने आ गया है कि मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन सबूत अपनी जगह होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये रेप ही है और गैंग रेप नहीं है, तो फिर ये प्रिंसिपल 5 दिन से सीबीआई के दफ्तर में बैठ कर क्या बोल रहा है, और सीबीआई उससे बार बार क्यों पूछ रही है। और सीबीआई की टीम आज शाम को सियालदा कोर्ट में उस प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टर जो दूसरे डॉक्टर हैं उनका पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों कर रही है, सवाल बनता है। तो सीबीआई सोर्सेस के हिसाब से बेशक रेप और मर्डर में संजय राय का हाथ है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे वो एफआईआर लेट दर्ज करना, चाहे क्राइम सीन को खुलेआम छोड़ देना, पंचनामा लेट करना, पोस्टमार्टम पहले करना, एफआईआर बाद में दर्ज करना, बॉडी को आनन फानन में परिवार को सौंपने के बाद अंतिम संस्कार कर देना, केस डायरी लेट से दर्ज करना, अननेचुरल डेथ का केस देर से दर्ज करना, तो ये सारी चीज़ें और क्राइम सीन की सफाई, उससे यह है कि कहीं ना कहीं इस अस्पताल ने इस केस को दबाने और छुपाने की कोशिश की थी। और शायद इसकी एक वजह जो बताई जा रही है वो ये कि सब कुछ प्रिंसिपल के कहने पर किया गया। अब प्रिंसिपल ने क्यों किया ऐसा, तो जो सोर्स बता रहे हैं वो ये है कि वो खुद अपनी साख और अपने इस अस्पताल की साख को बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये राज खुले कि उसके हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर का रेप हुआ और एक मर्डर हुआ है, और उसे मालूम था ऐसा होगा तो उसे तो नौकरी जाएगी और साथ में अस्पताल की साख भी जाएगी। तो यहीं पे ये सारी चीज़ें हुई और यहीं से ये सारी चीज़ें फिर बिगड़ती चली गई। तो इसीलिए अब ये पूछताछ हो रही। और जैसा मैंने आपको कल भी कहा
कि बहुत मुमकिन नहीं बल्कि पूरा चांस है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, सबूतों को मिटाना और इस केस में कानूनी लापरवाही बरतने के लिए, वक्त पे एफआईआर दर्ज न कराने के लिए, वक्त पे पुलिस को न बताने के लिए प्रिंसिपल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है और प्रिंसिपल को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब बाकी अगर प्रिंसिपल और कुछ छुपा रहा है तो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट आपको पता है अदालत में तो मान्य है नहीं, लेकिन शायद उस पॉलीग्राफ टेस्ट में वो ज़ुबान से अपनी कुछ ऐसी बात बता जाए जो अब तक नहीं बता रहा है और कोई ना कोई क्लू छोड़ जाए या कोई सबूत दे जाए, वो भी मुमकिन है। लेकिन अब ये केस अभी जारी है क्योंकि सीबीआई को अभी इसमें बहुत सारे पहलू की और जांच करनी है और सिर्फ मामला यहाँ रेप और गैंग रेप का नहीं है बल्कि मर्डर का भी मामला है। तो इस मर्डर के पीछे और भी तो कोई साजिश नहीं है। जब तक पुख्ता सबूत और सारे सबूत जो कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस को खड़ा करे नहीं मिल जाता तब तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और कम से कम 5 सितंबर को सीबीआई को दूसरी बार स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है, तो तब तक तो ये जांच चलती रहेगी और उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम डॉक्टरों से कहा है कि अब आप लोग अपने अपने काम पर लौट आइए क्योंकि मेडिकल का पेशा, इमरजेंसी ड्यूटी, अगर 11-12 दिन तक डॉक्टर ना आए तो मरीज सफ़र कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपील की और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अब टास्क फोर्स बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिन में होंगी। तो ये थी सीबीआई सोर्सेस के हवाले से वो खबर और सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी पूरी डिटेल में जानकारी। तो आज की कहानी में इतना ही।